नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रांड न्यू नहीं कहना चाहिए, रादर न्यू वीडियो ज़रूर है और टॉपिक भी कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, तो मिक्सचर ही है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ट्रांजिस्टर की बात जो है वो हम लोग कर रहे हैं अपनी पिछली वीडियो से लेकर आज तक। और पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बड़ी डिटेल में ये बातें करी कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर की कितनी कन्फिग्रेशंस होती हैं, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि 3 टाइप की ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशंस होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2 टर्मिनल्स इनपुट को और 2 टर्मिनल्स आउटपुट को चाहिए, लेकिन बेचारे ट्रांजिस्टर के पास तो 3 ही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि तीनों में से किसी एक को कॉमन कर देते हैं। बेस को करेंगे तो एमिटर और कलेक्टर नाराज हो जाएंगे, एमिटर को करेंगे तो कलेक्टर और बेस नाराज हो जाएंगे। इस वजह से हम कभी बेस को, कभी एमिटर को, कभी कलेक्टर को कॉमन रख देते हैं। जब हम बेस को इनपुट और आउटपुट में कॉमन रखते हैं वी कॉल इट कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, और जब हम एमिटर को कॉमन रखते हैं वी कॉल इट कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। जब हम कलेक्टर को कॉमन रखते हैं वी कॉल इट कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। क्योंकि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ये बातें कर रहे थे कि किस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनपुट किस फॉर्म की आती है, किस तरीके से हम वोल्टेज बदलेंगे तो हमारे पास जो करंट है उसकी एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब बात ये है कि जैसे हम लोगों ने कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली, हम लोगों ने कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कर लिया, अब हम बात करेंगे कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की आज की वीडियो में। ऑल्दो कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कोई डिफरेंट नहीं है, जैसा कुछ बिहेवियर कॉमन एमिटर में चलता था वैसा ही बिहेवियर यहाँ पर भी चलता है, लेकिन अगर मैंने बात नहीं करी तो ये सर्किट नाराज हो जाएगा, आप नाराज हो जाएंगे कि थोड़ा बहुत भी डिफरेंस था तो वही मैं बताया क्यों नहीं गया। तो वही डिफरेंस बताने के लिए आज हम यहाँ पर हाजिर हैं। सो मैं आपका वेलकम करती हूँ इन दिस न्यू टॉपिक कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर characteristics. So today we are going to discuss about common collector transistor characteristics. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हमें पता है, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है कि हम लोग वोल्टेज को चेंज करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि करंट में क्या चेंज आता है। प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रांजिस्टर है उसमें तो 2 टाइप की, मैंने ऐसे 2 4 कर दिए, बेसिकली उसमें 2 टाइप की वोल्टेजेस रहती हैं, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे तो इनपुट करंट में क्या फ़र्क आता है, आउटपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे तो आउटपुट करंट में क्या चेंज आता है, हमें ये देखना होता है। जब हम इनपुट और इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बारे में बात करते हैं हम उनको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। जब हम आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बारे में बात करते हैं तब हम उनको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। जब हम इनपुट करंट और आउटपुट करंट की आपस की बात करते हैं तब हम उनको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर का मेन मकसद है रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करना। नो डाउट ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन में भी यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर स्विचिंग में भी यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस जो है उसको मैं कहूँ कि ट्रांसफ़र करने में भी यूज़ होता है। और जो आज हम ट्रांजिस्टर जिसकी हम बात करेंगे कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर खासकर इम्पीडेंस मैचिंग के जो सर्किट्स रहते हैं वहाँ पर इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और इसको हम एमिटर फॉलोअर भी बोलते हैं, बिकॉज आउटपुट इन दिस सर्किट फॉलोज एमीटर फॉलोअर, हम इसको बोलते हैं कि आउटपुट जो है वो एमीटर के अक्रॉस ली जाती है, एमीटर बेस को फॉलो करता है यहाँ पर, और बेस करंट एमीटर करंट को फॉलो करके चलता है, तो हम इसको एमीटर फॉलोअर बोलते हैं। एमीटर फॉलोअर का भी इसको नेम दिया जाता है। ये बातें हम आगे करेंगे, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बोलूँगी, आप लोग लिखिए, आपके नोट्स बन जाएंगे। तो आप लोगों को एग्जाम में सबसे पहले ये बताना होगा कि कॉमन कलेक्टर क्या होता है, कि व्हेन collector is kept common between input and output circuits of a transistor, then we call the circuit as common collector transistor or emitter follower. And if we plot the graph of input voltage, input current versus input voltage and output current versus output voltage by keeping output voltage and then input current constant, तो हम उनको बोलते हैं characteristics। तो वही जो 2-3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने कॉमन बेस में बात करी, हम लोगों ने कॉमन एमीटर के अंदर बात करी, वही हम कॉमन कलेक्टर में भी बात करेंगे। सो इट बिहेव्स जस्ट लाइक कॉमन एमीटर, जो है उसी की तरह ये बिहेव करता है। अब हमें, क्योंकि इसको पहले सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो हम लोगों ने आपका सबका प्यारा जो ट्रांजिस्टर है पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है ये
3 लाइन ट्रायंगुलर हमें ड्रॉ करनी होती हैं और ये हमारा सर्किट हो गया। पहले यहाँ पर एमीटर, यहाँ पर बेस, यहाँ पर कलेक्टर होता था, अब यहाँ पर एमीटर आ जाएगा। दिस इज एमीटर, दिस इज बेस, तो दिस इज कलेक्टर। कलेक्टर को हमने रखना है कॉमन, तो कलेक्टर से एक इधर भी जाएगी वायर, एक इधर भी। ये वाला हो जाएगा हमारा आउटपुट सर्किट और ये वाला हमारा हो जाएगा इनपुट सर्किट। अब हमें एमीटर पे, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है, हम लोग पिछली वीडियोस के अंदर पीएनपी की बात करते आए थे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज एनपीएन में सिर्फ डायरेक्शंस ऑफ करंट्स और बैटरीज की पोलैरिटीज रिवर्स होंगी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। यानी कि इनपुट करैक्टरिस्टिक्स का चाहे ट्रेंड हो, चाहे वो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स का ट्रेंड हो, चाहे वो ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स का ट्रेंड विल रिमेन सेम। ट्रेंड नहीं बदलेगा, सेम स्पीशीज में सेम ट्रेंड फॉलो रहेगा। सिर्फ जो सर्किट डायग्राम्स हैं उनके अंदर चेंजेस आएंगे। मैं उनकी बातें भी अपकमिंग वीडियोस के अंदर कर लूँगी, क्योंकि पिछली के अंदर हम लोगों ने पीएनपी की बात करी है, तो हम यहाँ भी पीएनपी की बात करेंगे। तो क्योंकि मुझे पीएनपी लेना है तो यहाँ पर भी पी होना चाहिए, यहाँ पर एन होना चाहिए, यहाँ पर पी होना चाहिए। एमीटर टर्मिनल पे हमें एरो लगाना होता है और एरो हमें लगाना होता है पी से एन, तो ये इस तरीके से हमारा एरो जाएगा। अब क्योंकि हमें क्या लगाना होता है, एक एमीटर लगाना होता है सीरीज में, तो ये आउटपुट वाला एमीटर लग गया और यहाँ पर एक इनपुट में भी एमीटर लग जाएगा। फिर हमें एक वोल्ट मीटर लगाना होता है, तो थोड़ा इसको खुला खुला हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। यहाँ पर पैरेलल में हमें वोल्ट मीटर लगाना होता है, तो वो हमने लगा लिए। अब क्योंकि एमीटर करंट है, एमीटर करंट सिग्निफिकेंट होता है, मेजरेबल होता है, तो हम यहाँ पर मिली एमीटर लगाएंगे। सीरीज में एमीटर लगता है बिकॉज करंट इज सेम इन सीरीज। पैरेलल में वोल्ट मीटर लगता है बिकॉज करंट इज सेम इन पैरेलल। तो अब ये वाला जो वोल्ट मीटर होगा, ये एमीटर कलेक्टर, ये वाली जो मैं कहूँ कि हमें VCE लिख सकते हैं आप, या VEC, जो भी आप लिखना चाहें इसको, VCE लिख लीजिए चाहे VEC लिख लीजिए। तो वो वाली वोल्टेज जो है वो हमें, वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस इन दो टर्मिनल्स के बीच का हमें मेजर करके ये देगा। अब यहाँ पर जो है वो ये हमें देगा VBC लिख सकते हैं, VCB लिख सकते हैं। अब बेस करंट इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एमीटर लग जाएगा। ये हमने जो है एमीटर और वोल्ट मीटर जो है उनको कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होता है हमारा आपका सबका पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट टू वेरी वोल्टेज। अब वोल्टेज लगाने की बात भी हम आगे करेंगे। अब पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर एरो लगा देंगे। एग्जैक्टली सेम मुझे इधर भी करना है, एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, यानी कि मुझे एक रियोस्टेट टाइप की स्ट्रक्चर चाहिए एंड देन मैं यहाँ पर एक बैटरी यूज़ करूँगी और यहाँ एरो। दिस एरो रिप्रेजेंट्स दैट वी वेरी बाय वेरिंग दिस एरो अक्रॉस रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 वी कैन वेरी पोटेंशियल। अब हमें पता है कि जो ये वाला जंक्शन है, दिस मस्ट ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस, और इसकी फॉरवर्ड बायसिंग तब होगी जब हम n को नेगेटिव से और n को नेगेटिव से और p को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो बैटरी होगी उसका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमने कनेक्ट कर दिया। आप इसको VBB लिख सकते हैं ताकि ये बेस को कनेक्शन जो है वो दे रही है। अब हम इधर बात करें बैटरी की। इससे पहले हम लोग ये बोलते थे कि आउटपुट सेक्शन ट्रांजिस्टर का रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। बेसिकली वहाँ पर प्रॉब्लम इस वजह से नहीं थी कि एमीटर बेस जो रहता था वो हमेशा इनपुट में रहता था, चाहे वो कॉमन एमीटर है चाहे वो कॉमन बेस है। तो आप लोगों को ट्रांजिस्टर के केस में ये याद रखना होता है कि एमीटर बेस जो सेक्शन रहता है दैट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। मैं फिर बोल रही हूँ कि एमीटर बेस सेक्शन एक ट्रांजिस्टर के अंदर हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड रहना चाहिए। लेकिन और पीछे वाले ट्रेंड की तरह अगर मैं बात करूँ तो इस P को अगर मैंने नेगेटिव से कनेक्ट करवा दिया तो इसकी रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एमीटर और बेस आपस में कनेक्टेड है, एमीटर और कलेक्टर के बीच में कोई जंक्शन नहीं है। ट्रांजिस्टर के अंदर जंक्शन दो ही है। जंक्शन कौन से हैं? बेस और कलेक्टर के बीच, एमीटर और बेस के बीच। और फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग जो होती है वो जंक्शंस की होती है। ये इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है वो ये होता है कि हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से कनेक्ट करना चाहिए
ताकि ये नेगेटिव से यहाँ से इसकी रिवर्स बायसिंग हो गई। लेकिन आप भूल रहे हैं एमीटर और कलेक्टर के बीच में तो कोई जंक्शन ही नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ कि बायसिंग हमेशा एक जंक्शन की होती है, और जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो रहते हैं, एक एमीटर और बेस के बीच और दूसरा कलेक्टर और बेस के बीच। तो एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए, और बेस कलेक्टर जंक्शन जो होता है उसकी रिवर्स बायसिंग होनी चाहिए। तो ये जो रहता है कहानी कि कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायसिंग में जाता है हमेशा, और एमीटर जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में जाता है। इसका हमें ध्यान रखना होता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये वाला जो एमीटर बेस जंक्शन है, मैं बार बार इस बात पर स्ट्रेस दे रही हूँ, इसको ध्यान दीजिए या नोट कर लीजिए कि एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। तो ये वाला यहाँ से जो बायसिंग जाएगी वो एमीटर बेस जंक्शन को जा रही है बेसिकली, और एमीटर जो है वो पी टाइप है। इस वजह से मुझे अपने एमीटर को यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, लाइक दिस। तो हमारी जो बैटरी है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट होगी। अब ये एमीटर को कनेक्शन जा रहा है, नो डाउट जो आउटपुट ले रहे हैं वो हम एमीटर के अक्रॉस ही ले रहे हैं। कॉमन कलेक्टर है तो आउटपुट इज टेकन अक्रॉस एमीटर। लेकिन थोड़ा बायसिंग के वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ से इस P को जब नेगेटिव से कनेक्ट करवा दिया इधर से, तो कलेक्टर की रिवर्स बायसिंग हो गई। और वही बात हो गई कि इधर आउटपुट सेक्शन में कलेक्टर रिवर्स बायस्ड हो गया, और इधर इनपुट सेक्शन में एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड है, और यहाँ पर भी एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड है। तो हमेशा ध्यान रखना होता है ट्रांजिस्टर के अंदर कि एमीटर बेस मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड, और कलेक्टर जो है वो आउटपुट सेक्शन में कहां पर जाना चाहिए, रिवर्स बायस में जाना चाहिए। सो दिस इज जनरल रूल फॉर बीजेटी टू वर्क। I am again repeating, general rule for BJT to work is base emitter junction must always be forward biased and base collector junction must always be reverse biased. So this rules holds no matter if transistor is common base, common emitter और common collector, कुछ भी हो सबके लिए ये valid रहेगा। तो आपको इसको ध्यान रखना होता है। इन common collector common emitter and common base हमें प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इनपुट सर्किट में हमेशा बेस एमीटर ही थे, चाहे वो बेस एमीटर हो गए चाहे वो एमीटर बेस हो गए, वो बेस एमीटर ही थे। तो हम लोग बड़े आराम से वहां पर फॉरवर्ड, हम लोग ये कह देते थे कि इनपुट सेक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड आउटपुट सेक्शन इज रिवर्स बायस्ड। लेकिन इनपुट सेक्शन के अंदर जंक्शन कौन सा आ रहा है, आउटपुट सेक्शन में जंक्शन कौन सा आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर जंक्शन सेम ही थे, इनपुट के अंदर हमेशा बेस एमीटर आ रहा था, आउटपुट के अंदर बेस कलेक्टर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर फर्क है, यहाँ पर आउटपुट हम एमीटर के अक्रॉस जरूर ले रहे हैं, लेकिन हमें एमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। एमीटर और कलेक्टर आपस में इस यहाँ से कनेक्टेड ज़रूर हैं, लेकिन इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है जिसकी हम रिवर्स बायसिंग कर पाएंगे। तो रिवर्स बायसिंग हमेशा इस जंक्शन की रहती है कि ये जो बेस कलेक्टर है ये वाला इधर से रिवर्स बायसिंग लेगा, बेस एमीटर जो है इधर से फॉरवर्ड बायसिंग लेगा, और ये बेस यहाँ से भी फॉरवर्ड बायसिंग ले रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात हो जाती है कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसको आप थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है। सो नेचुरली इनपुट वहाँ पर फॉरवर्ड बायस थी कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में, कॉमन एमीटर में। यहाँ थोड़ा हमें ध्यान देना होता है, बेस एमीटर मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड। In common collector transistor, output is taken across emitter. That is why we call it emitter follower. Because emitter follows the base voltage, which is minus 0.7 volt for silicon BJT. हमें पता है कि जो सिलिकॉन का BJT है उसके लिए ये वैल्यू माइनस 0.7 वोल्ट होती है, और उसी को ये फॉलो करता है। Therefore, emitter must always be forward biased with respect to base. Collector just provides necessary reverse biasing to keep the transistor in active region. So collector की reverse biasing हम सिर्फ इस वजह से करते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में काम करता रहे। तो आपको बेसिक जो सर्किट के अंदर डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। ये सब आपको समझाने के लिए था। एग्जाम में आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना है, और आपको यहाँ पर करंट्स शो करने हैं, और आपको और इनके प्लस माइनस में जैसे हमेशा कहती हूँ कि बैटरी के अकॉर्डिंग होते हैं। ये वाला पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इधर से बैटरी ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव। इनके पॉजिटिव नेगेटिव एमीटर और वोल्ट मीटर के हमेशा बैटरी के करस्पॉन्डिंग होते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव, इधर बैटरी
बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव, और इधर भी बैटरी के नेगेटिव से नेगेटिव, और इधर बैटरी के नेगेटिव, इधर बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो इस तरीके के इनके कनेक्शंस जाते हैं। कमिंग ऑन टू द करंट्स, पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलता होता है तो इस तरीके से करंट जाएगा। एमीटर ने ही चार्ज कैरियर सप्लाई करने होते हैं, और बेस करंट इस तरीके से होता हुआ अपने टर्मिनल में से इधर पॉजिटिव में से इधर होता हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर एंटर करना होता है तो IE इधर चला जाएगा, और यहाँ से जो कलेक्टर करंट है वो कुछ इस तरीके से इधर आएगा। सो एट दिस जंक्शन IE इज इक्वल टू टोटल करंट एंटरिंग एट द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। सो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये कहानी रहती है सर्किट डायग्राम की। अब आपको लिखना क्या होता है एग्जाम में, आप यही लिखेंगे यहाँ पर कि ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड सच दैट कलेक्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। 2 emitters, 1 milliammeter is connected in output section and 1 microammeter is connected in input section because base current is small and emitter current is large. 2 voltmeters are used to measure potential difference across emitter collector junction and potential difference across base collector junction, and they are connected in parallel. 2 batteries with rheostat arrangement are connected to give the biasing to the 2 junctions, as well as these 2 resistances R1 and R2 are used to vary these 2 voltages VBB and VEE. By varying this arrowhead, we can vary this resistance and hence we can vary this voltage, and by varying this arrowhead we can vary this resistance R1 and hence this voltage VBB. So resistances R1 and R2 are connected to vary voltages in input and output section. So in this way we will describe this circuit. इसके बाद हमें बात करनी होती है इनपुट करैक्टरिस्टिक्स की। तो अब अगली हेडिंग हम यहाँ पर देंगे इनपुट करैक्टरिस्टिक्स की। तो अब मैं यहाँ पर इस पोर्शन को इरेज करके थोड़ा सा इसको मैं अपर शिफ्ट करके यहाँ पर डायग्राम बना देती हूँ, ताकि हमें समझना आसान हो जाए इनपुट करैक्टरिस्टिक्स को भी और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स को भी। तो हम इसको अब इरेज करेंगे। इसको भी मैं थोड़ा सा शॉर्टन कर दूं ताकि अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए और हमारे ग्राफ थोड़े बड़े बन जाएं। इसको थोड़ा शॉर्टन कर देती हूँ मैं यहाँ पर। सर्किट डायग्राम आपको समझ तो आ ही गया है, ये लाइक दिस। तो थोड़ा थोड़ा हमने इसको छोटा कर दिया है। यहाँ से हमारा एमीटर करंट इधर जा रहा था, और यहाँ से हमारा बेस करंट इधर जा रहा था, और कलेक्टर करंट इस तरीके से आ रहा था। और हमें पता है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होता है, हम जानते हैं ये। अब हम यहाँ पर आप लोग हेडिंग देंगे यहाँ पर नेक्स्ट, इस सर्किट को एक्सप्लेन करने के बाद इनपुट करैक्टरिस्टिक्स या फिर बेस करैक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इनपुट यहाँ पर हम किसके अक्रॉस दे रहे हैं, बेस के अक्रॉस। और हमें पता है जो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, दीज आर द कर्व्स और प्लॉट्स बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो ये ग्राफ रहेगा इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज कौन सी है, VBC। तो VBC को हम वेरी कराएंगे वोल्ट्स के अंदर, और हम लोग इनपुट करंट नोट करेंगे। इनपुट में करंट है IB स्मॉल होता है माइक्रो एम्पियर्स में, इसको हम ले लेंगे y एक्सिस के अक्रॉस, यहाँ रहेगी 0। और बिल्कुल उसी तरीके से कि हम लोग इसको क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। सपोज इसको पहले हमने रखा 0 पे, तो जब हम इसको पहले 0 पर रखेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा जो कर्व है, कुछ इस तरीके की हमारी कर्व आएगी। VCE इज इक्वल टू सपोज 0 वोल्ट। उसके बाद हम लोग इसको किसी और वैल्यू पर फिक्स करेंगे। सपोज इसको मैंने फिक्स कर लिया 2 पर, VCE इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। एंड देन सपोज मैंने इसको फिक्स कर लिया 4 वोल्ट पर, तो VC इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो इस तरीके 0, ये वाला 0 वोल्ट का, ये वाला 2 वोल्ट का, और ये वाला 4 वोल्ट का। तो ये वाली कुछ इस तरीके की इनपुट करैक्टरिस्टिक्स रहती हैं। और आप लोग कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू सपोज यहाँ पर
this one, suppose 0.2, this is 0.4, this is 0.6 volts for VBC. आप लोग कहेंगे कि VBC यहाँ पर नेगेटिव है, कोई बात नहीं, ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है. सो ग्राफ जो है वो बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, हमने उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लिया. अदरवाइज आप इसको भी नेगेटिव, और यहाँ पर जो IB की वैल्यूज होंगी आप उनको भी नेगेटिव रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज 25, 50, आप लोग यहाँ पर -25, -50, -75 माइक्रो एम्पियर. सो यू कैन शो लाइक दिस. मेजर जो हमारा काम है वो इनको शो करना है. तो आप लोग लिखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर आर द कर्व्स और प्लॉट्स ऑफ या ग्राफ्स शोइंग वेरिएशन ऑफ बेस करंट विद बेस कलेक्टर वोल्टेज एट कांस्टेंट एमिटर कलेक्टर वोल्टेज. यानी कि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का ग्राफ एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज. तो हम लोग इसको ड्रॉ करने का तरीका लिखेंगे. हम लोग कहेंगे सपोज output voltage VCE is kept at a fixed value, suppose it is 0 volt. Then by using this resistance R1 we vary the value of base collector voltage and corresponding values of base current are noted down and plotted down. जैसे हम हमेशा बोलते हैं noted and plotted. And then VCE is kept fixed at some another value, suppose it is 2 volt, and then again it is kept fixed here, and we vary VBC by using resistance R1 or by varying the value of resistance R1, and corresponding values of IB are noted and plotted. And similarly VCE can be kept fixed at some other values and the process is repeated. So in this way we can get the multiple sets for readings of VBC versus IB at वेरियस वैल्यूज ऑफ VCE. तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया कि हम इसको पहले किसी एक वैल्यू पर फिक्स रखते हैं. मान लीजिए हमने इसको 0 वोल्ट पे फिक्स रख लिया. उसके बाद हम अपने आउटपुट सर्किट को परेशान नहीं करेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं. हम लोग इस रेजिस्टेंस R1 को वेरी करवाकर VBC को चेंज करवाएंगे. और सपोज इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू नोट करेंगे, इसकी 1 इसकी नोट करेंगे, इसकी 2 इसकी नोट करेंगे, इसकी 0.2 इसकी नोट करेंगे, इसकी 0.3 इसको नोट करेंगे. सो जैसे जैसे इसकी वैल्यूज को हम चेंज करते चले जाएंगे वैसे वैसे हम बेस करंट की वैल्यूज को नोट करते चले जाएंगे. VCE की डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट कर्व्स मिलते चले जाएंगे IB वर्सेस VBC के, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये हो गए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और इनको हमने ड्रॉ भी कर लिया. उसके बाद हमें अपनी सब हेडिंग यहाँ पर देनी होती है कंक्लूजन्स. तो हम लिखेंगे यहाँ पर कंक्लूजन्स. ये मैं फिर से कह रही हूँ, इट इज ग्राफ ऑफ IB वर्सेस VBC एट कांस्टेंट VCE. ये हमने लिख लिया और फाइंड आउट भी कर लिया, हमने देख भी लिया. कंक्लूजन्स में नंबर 1 वही कंक्लूजन जो कॉमन बेस में भी था, कॉमन एमीटर में भी था, वही कॉमन कलेक्टर में भी रहता है कि इनपुट characteristics of common collector configuration are exactly similar to the forward biased PN junction diode. कि जो इनकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फॉरवर्ड बायस्ड PN जंक्शन डायोड के साथ रिजेम्बलेंस में उसको रिजेंबल करती हैं. और बिल्कुल वही कहानी है कि IB increases exponentially with increase in VBC after a particular threshold value and that threshold value is called knee voltage. और हम ये कहानी सदियों से नहीं कहूँगी, पिछले कुछ वीडियो से हम लोग दोहराते चले आ रहे हैं कि जब तक नी वोल्टेज क्रॉस नहीं हो जाती फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर तब तक करंट वेरी स्मॉल होता है और इसमें तो ना के बराबर ही रहता है. और उसके बाद करंट जो है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जो है वो करंट का हमें मिलना शुरू हो जाता है. और इसी थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं, जो कि सिलिकॉन डायोड के केस में 0.7 वोल्ट रहती है और जर्मेनियम के केस में ये 0.3 वोल्ट रहती है. नाउ एज वी इंक्रीज VCE, जैसे ही हम VCE को इंक्रीज करते हैं, 0 से 2 गए, 2 से 4 गए, तो ग्राफ शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स और टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द रीजन. इसका मतलब क्या है कि VCE को बढ़ाने से बेस करंट कम हो रहा है, IB इज डिक्रीज्ड एंड फॉर सेम वैल्यू ऑफ VBC. तो जो है VCE को इसको अगर हम इधर से बढ़ा रहे हैं तो इधर से बेस करंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्योंकि यहाँ से एमीटर की जब फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी तो जो बेस के अंदर रिकॉम्बिनेशंस हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी और डिप्लीशन रीजन है वो कम हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर्स फ्लो करेंगे. सो करंट जो बेस का करंट कम हो जाएगा, ओवरऑल जो है करंट वो तो बढ़ेगा सर्किट के अंदर. नंबर 4 में आप कंक्लूजन में लिखेंगे इनपुट रेजिस्टेंस, जिसको हम हमेशा से लिखते आए हैं. इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज
चेंज इन इनपुट वोल्टेज टू चेंज इन इनपुट करंट, क्योंकि इनपुट का रेजिस्टेंस लेना है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वोल्टेज अपॉन करंट, इनपुट का रेजिस्टेंस है तो इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट आ जाएगा। इनपुट में वोल्टेज है VBC और इनपुट में करंट है IB। अब क्योंकि ये वेरिएबल है तो चेंज ही हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो हम क्या कहेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ change in base collector voltage to change in base current at constant collector emitter voltage। ये होता है इनपुट रेजिस्टेंस। अब कॉमन कलेक्टर का इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस और कॉमन एमीटर से कहीं ज़्यादा होता है। अब क्यों ज़्यादा होता है वो हमें समझ आ रही है बात, क्योंकि IB है यहाँ पर डिनोमिनेटर में एंड IB इज़ वेरी स्मॉल, तो इसकी वजह से RA डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो ये वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। IB कम हो जाएगा तो RI क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वजह से ये वाला RI फॉर CC इज ग्रेटर देन दैट फॉर CB एंड CE, उससे बड़ा होता है। इसी वजह से जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है इट कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज बफर, इसको हम एज वोल्टेज बफर यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा और ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ कर ली होंगी। अब मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का और ये सारा पार्ट मैं इरेज कर देती हूँ और इसको इरेज करके अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और हमें पता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में वही कुछ जाता है, वही एक्टिव रीजन, वही जो रहता है इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ। हम लोग खुला खुला जैसे पहले ड्रॉ करते हैं, आप लोगों ने इसको सर्किट डायग्राम को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। सो मैं इसको भी अब इरेज कर देती हूँ और हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर खुलकर एक्सपैंड करके हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और हमें पता है जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर हैं, दीज कैन बी क्लासिफाइड, दीज कैन बी अंडरस्टूड इन 3 रीजन्स, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड cut-off region, and it is just like we have done in common emitter transistor characteristics। बिल्कुल उसी ही तरीके से है क्योंकि वही जंक्शंस हैं, सब कुछ वही है जो हम कॉमन एमीटर में कर आए हैं और उसी टाइप की जो कर्व है वो रहेगी। आप लोग हेडिंग देंगे यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, या हम एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स बेस केस में बोल देते हैं। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सो इट विल बी कर्व बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। और इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। आउटपुट जो वोल्टेज रहती है वो होती है VCE इन वोल्ट्स और जो आउटपुट करंट होता है वो है IE इन मिली एम्पियर्स। इसको हमने ले लिया इस एक्सिस पे। हमें कांस्टेंट क्या रखना है, इनपुट करंट कांस्टेंट रखना है। इनपुट करंट क्या होता है, बेस करंट। एंड दीज कर्व्स आर जस्ट लाइक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल उसी टाइप के कर्व्स रहेंगे। IB इज इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर वाला पहले रहेगा एंड देन 20, 40 आप किसी को भी लिख सकते हैं। IB इज इक्वल टू सपोज 20 माइक्रो एम्पियर, IB इज इक्वल टू सपोज 40 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर। उसी तरीके से कहानी चलेगी जो कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर और कॉमन बेस में हम लोग करके आए हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से हमें पता है यहाँ आपका हमारा सबका क्या रहता है, 0। और ये वाला जो इसके IB 0 के नीचे वाला रीजन रहता है, वी नो दैट इट इज़ कट ऑफ रीजन। हमेशा इस बेचारे की शेडिंग करके हम ये अंधेरा जो है हम इसको दिखा देते हैं। एंड दिस वन जो यहाँ पर जो ये रहता है, क्योंकि ये कर्व कुछ इस तरीके से जाती है, एंड दिस वन इज एक्टिव रीजन टू द लेफ्ट ऑफ दिस 0। और ये वाला जो हमें पता है ये वाला होता है सैचुरेशन रीजन। अब कहानी की शुरुआत वैसे ही रहेगी। हम लोग सबसे पहले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे एक्टिव रीजन को। तो बिल्कुल जैसे हम लोग कॉमन एमीटर में बात करके आए थे वही बात अब यहाँ पर भी होगी। जो है आप लोग पहले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर आर द कर्व्स और ग्राफ्स बिटवीन एमीटर करंट एंड कलेक्टर एमीटर वोल्टेज एट कांस्टेंट बेस करंट। उसके बाद हम इनकी बात करेंगे कि ये किस शेप की होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। अब एक्टिव रीजन के अंदर एमीटर इज फॉरवर्ड बायस्ड और जो बेस कलेक्टर है दैट इज रिवर्स बायस्ड। वही कहानी जो हम लोग कॉमन एमीटर में करके आए थे। और यहाँ पर क्योंकि जो करंट है वो बढ़ता जा रहा है, कर्व्स आर नॉट फ्लैट,
कर्व्स इंक्रीजिंग है बिकॉज ऑफ अर्ली इफेक्ट। तो जो जो बातें मैंने कॉमन एमीटर में करी और समझाई वो सारी की सारी बातें यहाँ पर भी आ जाएंगी। जिन्होंने उस वीडियो को सुना है, देखा है, ध्यान से नोट किया है, उनको मज़ा आ रहा होगा, उनको लग रहा होगा रेपिटेशन है। और जिन्होंने नहीं देखा है विल रेकमेंड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो वो सारी कहानी यहाँ पर रिपीट हो जाएगी कि करंट जो है वो बढ़ता है इस रीजन में, कांस्टेंट नहीं हो पाता है, और इसी वजह से हम लोग इनको एम्पलीफायर्स में यूज़ करते हैं। और अर्ली इफेक्ट की वजह से होता है। अर्ली का मतलब यहाँ पर जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं होता है ये। सो जेम्स एम अर्ली थे जिन्होंने 1950 में बेल्स लैब के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी, इस वजह से हम इसको अर्ली इफेक्ट बोलते हैं। कॉमन बेस में अर्ली इफेक्ट सैचुरेशन रीजन में आता था, लेकिन कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर में वो हमें एक्टिव रीजन में भी नजर आता है। और अगर मैं बात करूँ उसके बाद सैचुरेशन रीजन की, तो आपको उसके बाद सेकंड नंबर पर एक्सप्लेन करना होता है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में एमीटर बेस्ड जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर बेस्ड जंक्शन बोथ आर फॉरवर्ड बायस्ड। अगर अब दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे तो करंट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। अब करंट बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो वो ट्रांजिस्टर इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स ऑन एक्शन, कि ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करने का जो उसका एक्शन है उसको परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, वो सैचुरेट हो गया है। इसी वजह से हम उसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। तो ये हो गया सैचुरेशन रीजन। उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ रीजन की। आपको नंबर 3 पर बात करनी है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन लाइज बिलो बेस करंट 0 माइक्रो एम्पियर एंड अपसाइड एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये रीजन लाई कर रहा है। इन दिस रीजन बोथ बेस कलेक्टर रीजन एज बेस कलेक्टर जंक्शन एज वेल एज बेस एमीटर जंक्शन आर रिवर्स बायस्ड। अगर दोनों ही रिवर्स बायस्ड हो जाएंगे तो करंट आएगा ही नहीं, तो हम इसको बोलेंगे कट ऑफ रीजन। एंड इन दिस रीजन ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज ऑफ स्विच। एक्टिव रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर इज ऑन एंड इन कट ऑफ रीजन ट्रांजिस्टर इज ऑफ। तो चाहे ट्रांजिस्टर कॉमन बेस मोड में है, चाहे कॉमन एमीटर मोड में है, चाहे कॉमन कलेक्टर मोड में है, सो तीनों के अंदर ही वो स्विच का काम जरूर कर पा रहा है। अगर वो एक्टिव रीजन में है इट इज इन ऑन स्टेट, अगर वो कट ऑफ रीजन में है तो इट इज इन ऑफ स्टेट। तो ये हो गया ये वाली मैं कहूँ कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की। लास्ट बट नॉट आउटपुट रेजिस्टेंस जो है हमें उसकी बात भी कर लेनी चाहिए। सो आउटपुट रेजिस्टेंस हमें पता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। सो VCE, आप लोग VCE लिखिए, VEC लिखिए, जो भी लिखना चाहेंगे लिख दीजिए। VCE अपॉन IE, क्योंकि चेंज हो रहा है तो चेंज हो जाएगा डायनेमिक रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट IB। तो आप लिखेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज टू चेंज इन एमीटर करंट एट कांस्टेंट बेस करंट। अब क्योंकि ये वेरिएबल है तो इस वजह से रेजिस्टेंस भी वेरी करता है। तो ये हो गई सारी कहानी, सारी बातें कॉमन कलेक्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है कोई अलग से तरीका नहीं है, वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी नजर आ जाती हैं कि अगर हम बेस करंट को बढ़ाते जा रहे हैं तो जो एमीटर करंट था उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, और हमें नजर आ रहा है कि वो बढ़ रहा है। और यही कहानी कॉमन एमीटर में रहती है, यही कहानी कॉमन बेस में भी रहती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो कर्व है उसकी शेप में क्या क्या चेंजेस रहते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आर द कर्व्स और ग्राफ्स बिटवीन इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट। कि अगर हम इनपुट करंट को बदलते हैं तो आउटपुट करंट के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। इनपुट करंट बेस करंट है और आउटपुट करंट एमीटर करंट है। जब बेस करंट जीरो होता है एमीटर करंट इज नॉट जीरो, इस वजह से ये ग्राफ जीरो से शुरू नहीं होगा, कुछ इस यहाँ से शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, लीनियर है, स्ट्रेट है, कि जैसे जैसे ये करंट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये करंट भी बढ़ता। इनपुट करंट को बढ़ाएंगे तो आउटपुट करंट भी बढ़ेगा। और VCE को हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पर,
कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तभी हम करंट में यहाँ पर वेरिएशन देखेंगे। अब यहाँ पर इस ग्राफ की जो स्लोप है वो मुझे देगी करंट गेन ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। जैसे कॉमन बेस में करंट गेन अल्फा था, कॉमन एमिटर में करंट गेन बीटा था, यहाँ पर कॉमन कलेक्टर के अंदर करंट गेन इज गैमा। और गेन मतलब मुझे कितनी प्राप्ति हुई, दिया कितना गया था उसमें से मिल कितना गया। अब मैंने 100 क्वेश्चंस दिए, आपने 70 किए, तो जो गेन है जो मुझे आपने दिया, आउटपुट दी वो 70 है, तो 70/100 70% कैलकुलेट हो जाएगा। उसी तरीके से जब हमें किसी चीज़ का गेन देखना है तो आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। अब आउटपुट है IE और इनपुट है IB। अब क्योंकि चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज। So current gain of common collector transistor is the ratio of change in emitter current to change in base current। तो ये जो वैल्यू रहती है गैमा की, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि IB स्मॉल होता है। तो स्ट्रेट लाइन है जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये हो गई ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर की। नाउ यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर कि किस में कितना गेन रहता है, किस में क्या होता है। यू हैव द आइडिया फ्रॉम ऑल दीज 3 वीडियोज। सो हियर इट इज़। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझा है। अगले वीडियो के अंदर हम लोग इनके जो गेन्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, इनको समझेंगे, इनके अंदर इंटर रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पर भी जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, नाइस डे एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।